अफ्रीका के जंगल के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ हम काफी सामानों को बिखरा हुआ देखते हैं। ठीक उसी समय एक लड़की वहाँ से गुजरी। उसके हालात बहुत खराब थे, यहाँ तक कि उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। ऐसा लग रहा है कि वो किसी से डर कर भाग रही है। और जब वो छोटी सी नदी के रास्ते से आगे बढ़ रही होती है तो उसे एक पेड़ दिखा जिसके सिरहाने वो छुप गई। और तभी वहां पर एक नरभक्षी आया। ये कौन था ये आपको पता लगेगा। इनके हाथों में बंदूक भी थे। पागल कुत्ते की तरह वो लड़की को ढूंढ रहे थे, पर उसने तो खुद की सांस को रोक ली और छुपी हुई थी। जब उसे लगा कि अब वो बच जाएगी तो उसने उस नदी के रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से भागना शुरू किया। लेकिन ज्यादा देर भाग नहीं पाई क्योंकि जल्दबाजी में वो देख ही नहीं पाई कि आगे एक जाल लगाया हुआ था जो उन्हीं नरभक्षियों द्वारा लगाया गया था। जैसे वो उसके उस पार गई, फांसी पर लटक गई। और इस आवाज से उन्हें भी पता चल गया। आते ही वो उस लड़की के साथ ऐसी हरकत करते हैं जो दिखा भी नहीं सकते। दूसरी तरफ जैक अपने हाथ में बंदूक लिए बैठा हुआ है। सामने उसकी एक नरभक्षी आदिवासी रस्सियों में कैद। ये उन्हार ट्राइबल के लोगों का आदमी है, साउथ अफ्रीका में जो पाए जाते हैं। और ये कोई मामूली ट्राइबल नहीं है, बल्कि इन्होंने पिछले 4 सालों से 340 टूरिस्ट को मार डाला है। सिर्फ यही नहीं, मारने के बाद ये लोग उन्हें कच्चा खा जाते हैं। और इस चीज की जानकारी जैक को बहुत पहले से है क्योंकि वो एक गाइड है। वो अफ्रीका के जंगलों में वाइल्ड लाइफ सफारी करवाता है। लेकिन टूरिस्ट के गायब होने से वो काफी परेशान है। इसीलिए आज जब ये आदमी हाथ लगा तो उसने उसे सीधा मारा नहीं, बल्कि उसके हाथ पांव बांध दिए। फिर उसे सवाल जवाब किए। सबसे जरूरी तो जैक के लिए ये है कि उसे पता चल सके कि बाकी के लोग कहाँ पर हैं। लेकिन वो बहुत ही वफादार था अपने लोगों के लिए, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। तो जैक ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा ही जला दिया। पर उसे ये बात पता है, ऐसा करके उसने और भी उसे गुस्सा पैदा कर दिया है उन ट्राइबल के अंदर। पर उसे किसी भी हाल में उन्हें पकड़ना है और इस जंगल से दूर ले जाना है। बीच में वो एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि वो अपने लोगों को शहर में ले जा रहे हैं जहां वो वहां पर कब्जा कर सकेंगे। अब जैक अपने बॉस के पास गया, उन्हें कहा कि हमें कुछ दिन के लिए सफारी को रोक देना चाहिए क्योंकि आए दिन टूरिस्ट गायब हो रहे हैं। पर बॉस तो उसे ये कह देता है कि तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि इन चीजों पर। अगर हम सफारी को बंद कर देंगे तो कंपनी लॉस में चली जाएगी और तब तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं मिलेगी। अभी एक टूरिस्ट का ग्रुप आया है, उसे सफारी पर जाना है, तो मैं जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। जैक तो बेचारा मायूस हो गया, यहाँ वो क्या करने आया था और हो क्या गया। खैर वो वहां से निकल गया। दूसरी तरफ हमें टूरिस्ट को देखा जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कब वो जंगल के अंदर जाएं और उस रोमांच का मजा ले। उन्हीं में से एक न्यूली वेड कपल भी थे जो बेहद ही खुश थे क्योंकि ये साथ में उनकी पहली ट्रिप होने वाली थी। यहाँ जैक अपनी असिस्टेंट के साथ जगहों की लिस्ट बना रहा था जहाँ जहाँ उन्हें जाना था। इनके पास उन पूरे जंगल का नक्शा था, लेकिन जैक तो वैसे भी हर एक कोने को जानता है इस जंगल का। जब ये लोग निकल रहे होते हैं तो उसी समय कैरी ने आकर इनसे विनती करी अगर ये थोड़ी देर और इंतजार कर ले तो क्या पता उसकी गर्लफ्रेंड मारिया आ जाए। दरअसल आज सुबह उन दोनों की लड़ाई हो गई है, पर कैरी को यकीन था कि वो जरूर आएगी। तो अब सभी उसी इंतजार में बैठ जाते हैं। वहाँ टोनी पहुंच गया जिसे एडवेंचर बेहद पसंद है। उसे इस पूरे जंगल का छप्पा छप्पा पता है। पर सबसे अहम बात तो ये थी कि वो जॉन का बेटा था। कुछ ही देर में मारिया आ गई और फिर ये लोग अपनी सफर को शुरू करते हैं। कुछ घंटों के बाद जब ये थोड़ा मोड़ा जंगल में घूम लेते हैं तो जैक एक जगह पर गाड़ी को रोक देता है। सभी से बोलता है कि अगर किसी को फ्रेश होना है तो यहाँ हो जाए, हम यहाँ कुछ देर रुके हैं। सब अपने मजे कर रहे होते हैं, पर जैक ने यहाँ एक डेरा बना दिया था कि आगे कोई भी नहीं जाएगा जब तक वो खुद न देख ले कि आगे सारी चीजें सही है या नहीं। टोनी एक नदी किनारे बैठा कुछ सोच रहा था। कुछ बातें हैं जो वो अपने पिता से छुपा रहा है। अचानक उसी समय एक चीख सुनाई दी। ये तो मारिया की आवाज है। हर कोई उसके पास भागते हुए किया, लेकिन एक एक करके सभी को उल्टियां होने लग गई। जब कैरी पहुंचा तो वो दंग रह गया। जब वहां पर असिस्टेंट आया तो उसके भी होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है। धीरे धीरे करके वहां सारे टूरिस्ट पहुंच गए। जब उन्होंने उस चीज को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वहां उस लड़की की लाश पड़ी थी जिसके सिर्फ पैर बचे थे। ऊपर से शरीर को नरभक्षियों ने खा लिया था। हो सकता है कि वो बाकी के हिस्से को खाने के लिए वापस आए। इस दौरान हमें कुछ फुटेज दिखाई जाती है कैसे जिंदा हाल में उसे खाया गया। आपकी रूह कांप जाएगी वो सब देखकर। ये जंगल वैसा तो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर इसके अंदर कुछ ऐसे राज और कहानियां छुपी है जो सुनने के बाद अब धीरे धीरे हर कोई स्तब्ध रहने वाला है। सबके मन में एक ही सवाल था, भला इस लड़की की ऐसी हालत किसने की होगी। असिस्टेंट का कहना है कि ये किसी जानवर का काम होगा, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि ऐसा सटीक तरीके से मारना फिर खाना किसी जानवर का काम तो नहीं लगता। वहां जैक आया। उसने जब उस लड़की को देखा समझ गया ये काम किसका है। टूरिस्ट की घबराहट को देखकर उसने सच बता दिया कि उन्हें यहाँ पर एक हुकर ट्राइब के आदिवासी रहते हैं जो कि नरभक्षी हैं।
और ये काम उन्हीं का है। उनके हाथ अब बंदूक भी लग चुकी है। ये बातें सुन सभी वहां से जाने की बात करते हैं। तो जैक बिना देरी किए हुए सभी को गाड़ी में बैठा देता है, पर अब वो खुद अकेले जाने वाला था क्योंकि उसे उन सभी को खत्म करना है। पर टोनी अपने पिता को ऐसे मौत के मुंह में तो नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर वो गया तो हो सकता है कि जिंदा ही ना लौटे। जैक का कहना था कि उसके ऊपर इन सब की जिम्मेदारी है। वो अपने बेटे और असिस्टेंट को देकर खुद अकेले निकल गया। जैसे ही कार आगे बढ़ी तो हमें देखा कि उसके नीचे एक आदिवासी छुपा था जो कुछ छेड़खानी कर रहा था, यानी कि इन लोगों के ऊपर बहुत पहले से उसने नजर रखी थी। और नरभक्षियों ने बस वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। चलते चलते काफी अंधेरा हो चुका है। ठीक उसी समय इनकी कार रुक गई। टोनी ने चेक किया तो पता चला कि लंबे समय तक चलने की वजह से ऐसा हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो गई है। अब आगे एक मील भी खिसक नहीं सकती, यानी कि यही इसी जंगल में लोगों को रात काटनी होगी। कैरी तो पागल होकर नीचे कूदा और असिस्टेंट को गालियां देने लगा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसकी पूरी कंपनी को वो बर्बाद कर देगा। असिस्टेंट के चेहरे पर भी हम डर देख सकते हैं, लेकिन वो ऐसा दिखाता है जैसे ये सब कुछ उनके लिए नॉर्मल है। और फाइनली सभी को रिक्वेस्ट पे रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। अब तक तो जैक का भी कुछ अता पता नहीं है, न जाने वो कहाँ है, जिंदा है या फिर मर चुका है। टोनी ने कैरी को शांत किया, कहा कि इनमें उनकी गलती नहीं है, उन सभी को एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा, तभी वो इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। एक पेड़ के नीचे ये लोग आग जलाकर वहीं बैठ गए। टोनी ने साफ इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई भी अकेले कहीं नहीं जाएगा। अगर उन्हें कहीं जाना है तो किसी दूसरे के साथ जाए। सभी के चेहरे पर हम एक डर को देखते हैं कि तभी टीना को अचानक नेचर कॉल आ जाती है, तो वो अपने हस्बैंड मॉन के साथ चलने को बोलती है। एक पेड़ के नीचे वो बैठ गई और कुछ दूरी पर मॉन खड़ा था। अचानक से हमने एक नरभक्षी को वहां देखा। उन्हें तो यहाँ इस जंगल में उजाले अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकार एकदम सामने था। उनके पूरी जान से वो झपट्टा मारते और टीना को पकड़कर अपने साथ ले गए। मॉन ने हल्की सी आवाज सुनी तो आगे आया, पर तब तक उसके साथ भी उसका खेल खत्म हो चुका था। वो 3-4 थे जो एक साथ उसे पीट रहे थे और इससे उसकी आवाज बाकियों ने सुन ली। फौरन डर के खड़े हो गए और कैरी तो पागल की तरह इधर उधर भागने लगी। लेकिन असिस्टेंट ने सभी को वहीं रुकने को कहा कि अगर वो अकेले गया तो वापस नहीं आएंगे। अचानक वहां टीना आ गई, पर वो जैसी गई थी वैसी नहीं आई, बल्कि उसके शरीर पर हजारों कट थे। एक हाथ कटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे खींच लिया हो। वो कुछ बता पाती उससे पहले उसकी मौत हो गई। अब कैरी पागल हो चुका है। वो मारिया से यहाँ से पैदल चलने को कहता है। उसका मानना था कि वो इस जंगल को पैदल पार कर लेगा, लेकिन मारिया अकेले नहीं जाना चाहती। उसे भी शायद खतरे की आशंका है। टोनी टीना की मौत से काफी मायूस हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता था कि किसी भी टूरिस्ट की जान जाए, क्योंकि इनमें उनका कोई कसूर नहीं था। उसी समय हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जिसमें से बूढ़े आदमी को हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, क्योंकि वो डर को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसकी बीवी एकदम से सदमे में चली गई कि अब वो क्या करेगी। टोनी ने सभी लोगों से कहा कि अब उन्हें भागना होगा, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। उसने सभी को सख्ती से आदेश दिया। उसके पीछे पीछे आए, सभी लोग उसके पीछे पीछे आए। उसी जंगल में हर एक कोना पता है। इस बीच हम देख सकते हैं अब इन लोगों के पीछे उन नरभक्षियों की पूरी टोली पड़ चुकी है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। बीच बीच में वो फायरिंग भी कर रहे थे, जिससे गलती से एक गोली उस बूढ़ी लेडी को लग जाती है, जिससे वो वहीं गिरकर मारी गई। दोनों का खेल खत्म हो गया। जब टोनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके साथ सिर्फ मारिया ही थी, जो काफी डरी थी। और बाकी के लोग कहाँ गए? वो मारिया को दिलासा देता है कि वो सबसे सेफ जगह पर अभी है, यहाँ कोई नहीं आएगा। टोनी के मन में अपने पिता का ख्याल बार बार आ रहा है, भला अभी वो किस हाल में होंगे। दूसरी तरफ से हम हर कुछ समय पे गोलियों की आवाज सुन पाते हैं, यानी कि उन्हें वो लोग भी दिख गए। इधर टोनी मारिया की सांस को रोक लेता है, क्योंकि अभी भी उसे एहसास हुआ है कि वो ऊपर ही है। जी हाँ, उन लोगों ने भी ये पहले से देख रखा था कहाँ कौन सी जगह है वो जहाँ वो टूरिस्ट छुप सकते हैं, इसीलिए वो पहले उसी जगहों पर जाते हैं। जब टोनी ने देखा कि वो अकेला है तो उसे लड़ने का सोचा। अचानक से उस पर हमला कर दिया। शुरू में तो हमें यह लगा कि वो एकदम सही कर रहा है। बीच में तो उसके हाथ में बंदूक भी लग गई, लेकिन वो गलत था। वहां सिर्फ वो नहीं था, बल्कि उसकी पूरी टोली थी जो उसे बंदी बना लेती है और मारिया को कंधे पर उठा लेती है। और सभी उसे पकड़कर एक जगह ले गए, जहां पर उन्हें जैसे भी और नरभक्षी थे जो इन दोनों को देखकर खूब हंसते हैं। तो मारिया सामने बैठे लीडर को ईश्वर का डर देती है कि तुम्हें क्या मिलता है हम बेकसूर को मारकर, हमारी इसमें क्या गलती है, ऐसा करके तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। अब ईश्वर का नाम सुनकर वो सभी तेज तेज हंसने लगते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उनके लिए ईश्वर के एक मजाक थे। और इतने में लीडर उठकर आया और मारिया से बोला, तुम लोग हमारा खाना हो,
और हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपना पेट भर सके, वरना हम भूख से मर जाएंगे। तुम लोगों के यहाँ आने से हमारा महीनों का खाने का इंतजाम हो गया है। मारिया की रूह कांप जाती है। उनकी ये बातें सुनकर उसी समय एक ने बंदूक से मारकर बेहोश कर दिया। बीच बीच में जब जब उसे होश आया तो उसने मारिया की चीखे चिल्लाने की आवाज सुनी। उसके आसपास वो सभी घेरा बनाए खड़े थे और उसे बस इतना ही दिखाई दे रहा। और जब उसे ठीक से होश आया तो वो खुद को एक वेयरहाउस जैसी जगह पर पाता है। उसके हाथ के साथ पैरों को भी ऐसे बांधा गया था जैसे अभी एक एक करके उसके सारे पार्ट को वो काटेंगे। जब उसने अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर उठाई तो दूर दूर तक कहीं भी मारिया नजर नहीं आ रही थी। बस उसके आसपास नरभक्षी थे जो अब उसके पास आ रहे थे। उसके हाथों में एक धारदार हथियार था जिसे वो उसके शरीर के हर हिस्से को टुकड़े में कर देंगे ताकि उसे खाने में आसानी हो। बेचारा टोनी बेबस होकर वहां पड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारते पीछे से एक गोली आई और सीधा उसकी खोपड़ी में जा लगी। वो आदिवासी वहीं मारा गया और ये गोली चलाई थी जैक ने। जी हाँ, वो जिंदा है। उसने अब अपने बेटे को मौत के मुंह से बचा लिया, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होगा। जब ये दोनों वहां से बाहर आए तो टोनी ने बताया कि उन्होंने मारिया को बंदी बनाया, पर वो कहां पर है उसे नहीं पता। जैक अपना एक्सपीरियंस झोंक देता है। उन आदिवासियों के पैरों के निशान को बड़ी बारीकी से जांच परख कर एक जगह पहुंचा जो एक गुफा जैसी थी। वहीं टोनी ने देखा कि एक आदिवासी ने उसे रस्सियों से बांध रखा है, यानी कि अभी तक उसने उसे मारा नहीं है। टोनी ने वहां जाकर उसे खत्म करने की मांग की, पर जैक समझदार था। ऐसे वो उसे मार नहीं सकते, हो सकता है कि वहां और भी हो। उन्हें चालाकी से काम लेना होगा। वो आगे आगे चलता है, लेकिन टोनी ये भूल गया कि ये इलाका उन्हीं का है। उन लोगों ने यहाँ हर एक चप्पे पर जाल बिछाए जिसमें वो एक में बुरी तरह फंस जाता है और कुछ देर में उसकी जान निकलना शुरू हो जाती है। वो बुरी तरह से तड़पने लगता है। इन चीज़ों के बारे में गुफा में मौजूद उन सभी को पता चल जाता है बाहर कोई फंस चुका है। वो फौरन आकर उसके पास खड़े हो गए, उसे मारना शुरू कर दिया। जैक जो कि आगे निकल चुका था, वो अपने बेटे को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। उसने गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि वो ऐसा कभी नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करके उसने बाकियों को यहाँ बुला लिया। लेकिन अगर वो गोली नहीं चलाता तो उसके बेटे को वो लोग मार देते। अब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी थी। जैक भी अब पूरी जान से लड़ता रहता है, परंतु कुछ ही देर में उसे एहसास हो गया कि अब वो इस लड़ाई में पूरी तरह से शामिल हो चुका है। अब या तो उसे खुद मरना पड़ेगा या फिर इन लोगों को मारना होगा। बीच वाला अब कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ देर के अंदर उसे एहसास हो चुका है कि अब बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि जब लगातार चारों तरफ से गोलियां चलने लगती है तो वो घिर जाता है। अभी भी वो लड़ता रहता है तो वहां टोनी, जिसने खुद को आजाद कर लिया था, अब वो मारिया के पास जाता है ताकि उसे भी आजाद करवा सके। उसने उस आदिवासी पर गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। लेकिन जब उसने शूट किया तो सीधा एक गोली उसके कंधे पर लगी। इससे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर मारिया ने इस चीज का फायदा उठाया, उसके मुंह पर एक नुकीली चीज से हमला किया, जिससे वो वहीं गिर गया। वो खुद को आजाद करके वहां से भागने लगती है। जंगल में एकदम अंधेरा था, पर आजादी की रोशनी उसे साफ नजर आ रही थी, जिसके पीछे पीछे वो पूरी जान से भागती है। पर अफसोस ज्यादा देर वो भाग नहीं पाई, क्योंकि इस पूरे जंगल में सिर्फ उन्हीं आदिवासियों का कब्जा है। हर जगह उनके लोग मौजूद हैं जो मारिया को दबोच लेते हैं, और उन्होंने तो अब जैक को भी दबोच लिया। जी हाँ, वो अभी भी उनके चंगुल में आ चुका है। जब वो सभी अपने लीडर के सामने उसे लेकर आए तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे पता है जो पहले उसका साथी जिंदा जलाया गया था वो इसी आदमी ने किया था। इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है इसे हम बहुत आराम से खाएंगे, सिर्फ उस दिन जिस दिन कुछ खास हो। यानी कि वो जैक को ज्यादा दर्द देना चाहते थे। जैक के अंदर थोड़ी मोड़ी जान बची थी तो वो हंसते हुए बोला कि तुम जैसे लोगों को हमारी दुनिया में नाली का कीड़ा बोलते हैं। लीडर का खून खोल गया। लीडर उसके पास आया, बोला कि अब तेरी बारी है, तूने बहुत से लोगों को मारा है और मैंने उन लोगों की मौतों को करीब से देखा है। इतना कहकर जब वो अपना मुखड़ा हटाता है तो जैक दंग रह गया। वो उसका असिस्टेंट था। ये सच जानने के बाद उसके होश उड़ गए। कई सारे सवाल उसके मन में आने लगे, पर सबसे पहली चीज उसने जो पूछी वो ये थी कि भला वो ऐसा क्यों करता है, आखिर उन लोगों का क्या बिगाड़ा उसने। तो उसने कहा कि वो ये सब अपने देवता को खुश करने के लिए करता है, जो यही हमारे साथ हमारे जंगल में रहते हैं। हम लोगों को मारकर उनके सामने रख देते हैं, फिर और पहला भोग वो कुछ चखते हैं, जिसके बाद हम उस आदमी को एक एक करके खा जाते हैं। यहाँ जाकर जैक को समझ में आया कि आखिरकार अभी तक वो हर मिशन में फेल कैसे हो जाता था, क्योंकि उसका असिस्टेंट इन लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर देता था, जिससे कि वो पकड़े जाते थे। अब वो तो उसे एक शांत स्वभाव का इंसान समझता था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो खुद भी हैरान था। यहाँ एक और चीज पता चलती है, जो बंदूक इन सभी के पास है वो दरअसल असिस्टेंट ने चोरी करके लाकर इन लोगों को दी है।
जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। जब लीडर उसके पास चाकू लेकर आया तो हम उसकी आंखों में आंसू देखते हैं। उस दौरान उसने बताया कि जिस लड़के को उसने जिंदा जलाया था वो उसका बेटा था। इतना कहते वो उस पर कई बार चाकू से हमला करता है और बुरी तरह से मारकर उसकी कहानी खत्म कर देता है। अब दूसरे दिन हमने इन लोगों ने सभी को मार दिया था सिवाय मारिया के, क्योंकि वो एक लड़की थी और वो उससे उनकी आबादी बढ़ाना चाहते थे। पर अभी वो उस पर ज्यादा अत्याचार करते हैं। इन लोगों ने अपना सारा सामान वगैरह उस पर लाद दिया, किसी बैलगाड़ी की तरह उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी देर चलते चलते मारिया अचानक गिर पड़ी। उसके पैर सड़ चुके हैं क्योंकि उसने जूते नहीं पहने, ऊपर से वो घायल है, कल से कुछ खाया नहीं है और ना ही पिया है। वो लोग उसे पैर से लात मारते हैं ताकि वो उठकर फिर से चलने लगे, लेकिन अब उसमें जान नहीं बची, वो अधमरी हो चुकी है। तो लीडर ने उसे पीने को पानी दिया क्योंकि अब अपना सामान जल्दी से दूसरे अड्डे पर जो पहुंचाना था, अब किसी भी समय रेस्क्यू वाले आ सकते क्योंकि इन लोगों को ढूंढ रहे हैं। मारिया ने पानी पिया और दोबारा खड़ी हो गई, लेकिन तभी दोस्तों हर दिशाओं से गोली चलने लगती है। आदिवासियों को समझ में नहीं आया कि ये गोली चल कहां से रही है। वो इधर उधर फायर करते हैं पर इसमें एक एक करके खुद भी मरना शुरू हो जाते हैं। एक समय तो ऐसे आया सिर्फ लीडर ही जिंदा बचा था तो सामने आया टोनी। वो जिंदा था लेकिन जख्मी है और जख्मी शेर और ज्यादा ताकतवर होता है। जब टोनी को सामने खड़ा लीडर ने देखा तो वो मारिया को बंदी बना लेता है, उसके गले पर चाकू लगा देता है ताकि टोनी अपने हथियार फेंक दे, सरेंडर कर दे। पर उसने अभी कुछ देर पहले ही अपने पिता की लाश देखी थी, वो अब सभी को मारकर दम लेगा। बिना डरे वो आगे आने लगता है तो लीडर उसे ब्लैकमेल करता है, अगर वो आया तो वो उसका गला काट देगा। पर उसे पहले ही सीधा एक हेडशॉट मारता है, फिर बाद में उसके पूरे शरीर में अनगिनत गोलियां उतारती। इससे भी भयानक मौत वो उसे देना चाहता है, लेकिन अब उसके शरीर में जान ही नहीं बची, इसीलिए वो वहीं गिर पड़ा। मारिया उसका सहारा बनी, उसे कंधा देकर उठाया। अब दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं, वहां से बाहर जाने में जद्दोजहद में लग गए। तो दोस्तों अब ये बाहर निकल भी पाएंगे या फिर नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उसी समय हम जंगल की दूसरी साइड कुछ अजीब सी आवाजें सुनते हैं जो ना तो जानवरों की थी ना ही इंसानों की। यानी कि मतलब साफ है कि तांडव, यानी कि मतलब साफ है अब तांडव शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी हुकर ट्राइबल के कुछ अहम लोग जिंदा हैं और उनके पास लाखों की आर्मी है। इसीलिए उन्होंने शहर पर जाकर अपना कब्जा करने का मन बना लिया। असिस्टेंट और उसके पास बहुत कम लोग थे, तो ये साफ है कि ये दोनों इतनी आसानी से तो इस जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये जंगल उनका घर है और मालिक की इजाजत के बिना उसके घर से बाहर कोई नहीं जाता। वेल इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।